गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 9th चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो हमारा चैप्टर 9 है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो पहले तो आप लोग पढ़ चुके हो, जो हमारा 8th चैप्टर था उसके अंदर आप लोगों को पता है मोशन मीन्स क्या। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर उसकी पोजीशन चेंज कर रही हो तो उसे हम मोशन बोलते थे और उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, बट अब हमें देखना है कि व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स मतलब क्या। तो अगर नॉर्मल भाषा में अगर हम बोले, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोलना चाहें, तो अगर आप किसी भी चीज़ को धक्का दो, ठीक है, और जो वो अपनी खुद की चेंज पोजीशन करता है, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक पेंसिल है, ठीक है, इस पेंसिल को अगर मुझे यहाँ से उठाना है तो मैं उसके ऊपर क्या रखूँगा, फोर्स। मतलब कि मैंने ये उठाया तो ये क्या हुआ, वन टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, अगर मैं इसे आगे धक्का दूं तो ये भी क्या होगा, फोर्स। अगर मैं इसे पीछे खींचूं तो भी ये क्या होगा, फोर्स। ठीक है, मतलब कि फोर्स मतलब क्या, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उसकी जब आप पोजीशन चेंज करने के लिए जो उसके ऊपर जो एक डिफरेंट टाइप ऑफ जो फोर्स लगाते हो उसे हम बोलते हैं, रिलेट करते हैं ऐसा फोर्स। मतलब कि जो आप एनर्जी देते हो उसे हम बोलते हैं फोर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब नॉर्मली आपको पता चल चुका होगा कि फोर्स क्या है, ठीक है, बट लॉज ऑफ मोशन जो है वो भी हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। मेनली ऐसे देखें तो लॉज ऑफ मोशन जो है वो 3 टाइप्स ऑफ लॉस है, राइट। और वो जो तीनों जो लॉस है मोशन के, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जो पैराग्राफ दिया गया है उसके अंदर आप जो पढ़ चुके हो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। मतलब कि जो हमारा अगला चैप्टर जो था, चैप्टर नंबर 8, उसके अंदर हम लोग देख चुके हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो अगर मोशन में होगा, राइट, तो वो क्यों होगा। तो 3 चीज़ उसके ऊपर अफेक्ट करती थी। एक तो है वेलोसिटी, उसकी पोजीशन एंड एक्सेलरेशन। ये जो तीनों चीज़ें हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर असर करती है और उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कोई भी जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का, वो यूनिफॉर्म होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में आपको वही चीज़ दिखाई गई है। अब जब बहुत सालों पहले जब ये जो प्रॉब्लम थी मोशन को लेके, मतलब कि मोशन जो है वो कैसे होता है, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कैसे करता है, मतलब कि उसकी पोजीशन कैसे चेंज होती है, वो सबको पता नहीं था। बट सबसे पहले जो इसके बारे में जिसने डिस्क्रिप्शन दिया वो था गैलीलियो गैलीली एंड सर आइजैक न्यूटन। इन लोगों ने जो भी मोशन है उसको अंडरस्टैंड करके, मतलब कि समझ के कुछ लॉस दिए हैं जिसको आप समझ के, मतलब कि जिसके बारे में आप जान के समझ सकते हो कि क्या है मोशन और क्या है फोर्स, और दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है वो। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, या फिर एग्जाम्पल थ्रू आपको समझ जाने की ट्राई करता हूँ कि मोशन क्या है और फोर्स क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में हम एक वीडियो देखते हैं। वीडियो के बाद हम लोग समझेंगे कि किस तरह से फोर्स एंड मोशन आप समझ सकते हो, राइट। Force. We hear the usage of this term many times in our day-to-day life. We might not know that we're using it. Opening a door, riding a bicycle, lifting an object are few of the most common things that we perform in our daily lives, and all these require a force. What is a force? Consider a ball lying on the ground at rest. It's not moving. Suppose this player here wants to pass this ball to his teammate who's standing on the other side of the pitch. How will he do that? He needs to make this ball move in the direction of his teammate. So he will kick the ball in the direction of his teammate. When he kicks the ball, we say that he applied a force on the football. Yes, the kick is nothing but the force he applied on the ball.
Now suppose that we have a desk here at point A. A person wants to move this desk from point A to this point B. Again, how will he do that? Here, he will push the desk towards point B. In this case, we say that the person applied a force on the desk in order to shift it. The push here is the force that the person applied on the desk. Similarly, when you lift some object from the table, we say that you applied a force on that object. Here, the force is applied in the form of lifting. So, forces are nothing but actions such as kicking, pushing, lifting, etc. performed on objects. There are many such actions that we can perform. We have already seen few of these. Some more of them are given below. While riding a bicycle, we pedal it continuously to keep it in motion. Here, pedaling is the force that we apply on a bicycle. Hitting the hammer on a nail is also a force applied on the nail. What about stopping a moving ball? Yes, even stopping the ball means we are applying a force on it. We applied some force to stop the ball. Opening a drawer, plucking the string of a guitar, moving a piece on a chessboard are some of the other actions performed on objects. So performing these actions on objects is nothing but applying force on them. But these are just a handful of simply too many actions that we can perform on the objects. And it's not possible to write each one of those. But we can categorize all these actions into two basic ones. That is, we can describe all these actions under two actions, namely pushing and pulling. For example, when we open this drawer, we are simply pulling the knob of the drawer to open it. Similarly, when we are drawing or lifting a bucket of water from the well, we are pulling the bucket towards us. What are the actions that can be described under pushing? Actions such as passing the ball, hitting the hammer on the nail, etc. can be thought of as pushing an object. Are there any actions that can be described under both? Yes, there are. Suppose there's a book on the table, you can either pull it towards you like this or push it away from you like this. So moving an object can be described under both. Similarly, opening or shutting a door can be thought of as both. So we can safely say at this point that the forces are nothing but the push or pull applied on objects. Forces are जैसे कि हम लोगों ने वीडियो में देखा कि फोर्स जो है वो किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर असर करता है, राइट। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हो। ये ट्रॉली है, ठीक है। आप अगर कोई भी सुपरमार्केट में जाओ या फिर कोई भी मार्ट में जाओ तो आप लोग को पता है कि वहाँ पर ट्रॉलीज होती है, राइट। तो ट्रॉलीज को आप अगर आगे आपको ले जाना हो तो आप क्या करते हो, नीचे से धक्का देते हो या फिर पीछे से धक्का देते हो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आगे डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। या फिर आपका कोई भी एक ड्रॉवर हो, अगर आपको ड्रॉवर को खोलना हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसे अपवर्ड फोर्स दोगे, ठीक है। यहाँ पर हॉकी स्टिक है और बॉल है, ठीक है। बॉल एक जगह पर स्टेशनरी होगा, आपको उसे आगे भेजना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हॉकी स्टिक से आपको उसे फोर्स देना पड़ेगा। मतलब कि आपको हॉकी स्टिक से उसे बॉल को मारना होगा, जिसकी वजह से बॉल आगे मूवमेंट करेगा। बट एक चीज़ और है कि आप जितना फोर्स दोगे उस ऑब्जेक्ट को, वो चीज़ उतनी ही आगे जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ती जाएगी। अगर आपने एक बार किसी भी चीज़ को मूवमेंट में कर दिया तो ऐसा नहीं है कि वो घूमते ही रहेगा, ऐसा नहीं है, राइट। कुछ या फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट पर जो आप लोगों ने फोर्स लगाया था, राइट, वो फोर्स कम हो जाता है, राइट। तो उसी वजह से जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो स्टेशनरी मोशन में फिर से आ जाता है, राइट। अब यही चीज़ आपको यहाँ पर सब समझाया गया है कि किस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है, ठीक है। फिर अगर हम आगे देखें तो एक चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, दे मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स एक्ट ऑन देम। मतलब कि अगर कोई भी चीज़ मूवमेंट कर रही है तो वो क्यों मूवमेंट कर रही है, क्योंकि आपने उस चीज़ पर किसी भी तरह का फोर्स लगाया है, ठीक है, इसलिए वो मूवमेंट कर रही है। अगर मैं आपको कॉमन एक एग्जांपल दूं तो
तो आप लोगों को पता है आप कोई भी चीज़ को अगर ऊपर फेंकोगे तो वो क्या होगी, कुछ मीटर तक वो ऊपर जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो फिर से नीचे चीज़ गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, राइट। अगर कोई भी स्प्रिंग हो उसे आप खींचोगे, ठीक है, तो स्प्रिंग खींचने के बाद अगर आप उस फोर्स को फिर से रिलीज कर दोगे तो क्या होगा, वो जो नॉर्मल पोजीशन थी उसकी, मतलब कि पहले की जो पोजीशन थी उसकी, वही पोजीशन में वो फिर से आ जाएगा, राइट। और जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है कोई भी बॉल ले लो, आप कोई भी बॉल ले लो, उसे आप अगर स्पंच करो, मतलब कि उसे आप फोर्स लगाओ, राइट। उसके बाद उस फोर्स को आपको फिर से अगर रिलीज कर दो तो क्या होगा कि जो बॉल का जो पहले नॉर्मल शेप था वो वही शेप में फिर से आ जाएगा, राइट। तो ये सब रिलेशंस है फोर्स एंड मोशन के बारे में। अब हम इस चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब आप लोगों को बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़ना है। देखो मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यही एग्जांपल यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, राइट। और बुक को आप लोगों ने दो धागों से बांध दिया, मतलब कि दो स्ट्रिंग से बांध दिया है। एक साइड है एक्स और दूसरी साइड है वाई, मतलब कि राइट हैंड साइड जो होगी वो होगी एक्स एंड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो होगी वाई, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अगर आप एक्स साइड से खींचो एंड वाई साइड से खींचो, ठीक है, दोनों साइड से अगर आप खींचो और दोनों साइड अगर इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे तो क्या होगा कि बुक की मूवमेंट चेंज नहीं होगी, मतलब कि वो खुद की पोजीशन चेंज नहीं करेगा, राइट। देखो ये पेंसिल है, मैं यहाँ से खींचूँ और यहाँ से खींचूँ, दोनों साइड से अगर खींचूँ और दोनों साइड अगर फोर्स सेम होगा तो क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ पर ही वो रहेगा। अगर ऐसा हो कि एक साइड मतलब कि राइट हैंड साइड में ज़्यादा फोर्स लगा हो तो क्या होगा कि ये पेंसिल राइट हैंड साइड मूव होगी, ठीक है। अगर यही पेंसिल अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा फोर्स लगाऊँ तो क्या होगा कि वो लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगी। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है, राइट। मतलब कि अगर दोनों साइड अगर सेम फोर्स लगाओगे आप बुक के ऊपर तो क्या होगा कि उस टाइप का जो भी फोर्स होगा उससे आप बोलोगे बैलेंस्ड फोर्स, मतलब कि दोनों साइड बैलेंस्ड है, ठीक है। और अगर किसी भी एक साइड फोर्स ज़्यादा होगा कंपेयरिंग टू अनदर साइड तो उस टाइप का जो भी फोर्स होगा उससे हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। और एक चीज़ और कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मोशन में लाना है तो उसके ऊपर आपको अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना होगा, ठीक है। अगर आप बैलेंस्ड फोर्स लगाओगे मतलब कि दोनों साइड से अगर आप बैलेंस फोर्स लगाओ तो वो चीज़ तो मूवमेंट ही नहीं करने वाली। अगर वो चीज़ मूवमेंट नहीं करेगी तो मोशन में वो कैसे आएगी, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको किसी भी चीज़ को मोशन में लाना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको बताई गई है, यहाँ पर आपको बोला गया है, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वो, ठीक है। और यहाँ पर किया बोला गया आपको सच फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स एंड डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि वो अपने पोजीशन चेंज नहीं करेगा, राइट। मतलब कि रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा, वो मोशन में नहीं आएगा। और यहाँ पर आपको बोला गया है अगर आप किसी भी एक साइड ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो टू फोर्सेस आर नॉट बैलेंस्ड, ठीक है, एंड द अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ब्लॉक मूव्स। दिस सजेस्ट दैट द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स इट इन मोशन, मतलब कि ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है, राइट। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा होगा, राइट। अब आगे देखें तो यहाँ पर जो आपको एक एग्जांपल दूसरा दिया गया है वो ही डिस्क्रिप्शन में भी है। देखो सबसे पहले तो क्या बोला गया कि एक बड़ा सा एक बॉक्स है, ठीक है, एक बहुत बड़ा बॉक्स है,
और उसे एक चिल्ड्रन धक्का दे रहा है, ठीक है, एक चिल्ड्रन धक्का दे रहा है। जो आपने वीडियो में देखा ना उसी टाइप का है बट थोड़ा सा चेंज है, राइट। तो क्या होगा कि जब वो बच्चे उस बॉक्स को धक्का दे रहे हैं तो वो जो फोर्स लगा रहे हैं वो कम फोर्स लगा रहे हैं, मतलब कि एक साथ डायरेक्टली वो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि नीचे की बॉक्स की जो सरफेस होगी वो भी रफ सरफेस है, समझ लो नीचे की सरफेस रफ है, ये बॉक्स से आप उसे धक्का दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि ये नीचे की जो सरफेस होगी उसके ऊपर भी फोर्स लगेगा और जो उसके ऊपर की सरफेस होगी उसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये जो भी बॉक्स है वो मूवमेंट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन चार्ज लग रहा है। फ्रिक्शन आप पढ़ चुके हो, अगर कोई भी दो चीज़ एक दूसरे से मतलब कि घिसे तो क्या होगा, उसके ऊपर से आपको एक फोर्स मिलेगा जो होगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को रोकने में सबसे ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है। मतलब कि जब भी कोई दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी और आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा कि कुछ टाइम बाद वो जो भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट में था, मतलब कि मोशन में था, वो रुक जाएगा किसी भी एक चीज़ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको यही चीज़ दी गई है, देखो फिगर 9.4। तो 9.4 हमने जो फर्स्ट फिगर देखी वो, दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइज बिटवीन द टू सरफेस इन द कॉन्टैक्ट, इन दिस केस बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स एंड द फ्लोर रफ सरफेस। समझ में, मतलब कि बॉटम ऑफ द बॉक्स की नीचे की सरफेस और जो रफ फ्लोर था वो, इट बैलेंसेस द पुशिंग फोर्स एंड देयरफॉर द बॉक्स डज नॉट मूव, मतलब कि बॉक्स जो था वो मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है। अगर वैसे ही हम फिगर जो दूसरा फिगर है ये वाला फिगर, राइट, नेक्स्ट जो फिगर उसके बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या लिखा गया है, द चिल्ड्रन पुशेस द बॉक्स हार्डर बट द बॉक्स स्टिल डज नॉट मूव, दिस इज बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स स्टिल बैलेंसेस द पुशिंग फोर्स, मतलब कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अभी भी ज़्यादा है पुशिंग फोर्स से, ठीक है। आप जो पुशिंग फोर्स दे रहे हो मतलब कि धक्का दे रहे हो ना, उससे ज़्यादा कौन सा फोर्स है अभी भी, तो के फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए वो अभी भी मूव नहीं हो रहा है। इफ़ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर स्टिल द पुशिंग फोर्स बिकम बिगर देन द फ्रिक्शन फोर्स, अगर अब जो भी चिल्ड्रन थे वो अगर बहुत ज़्यादा फोर्स उसके ऊपर लगाएंगे तो ही वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट करेगा, अदरवाइज मूवमेंट नहीं करेगा और वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो जो लास्ट फिगर है उसमें आप देख सकते हो कि जो ये पुशिंग फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयरिंग टू फ्रिक्शन फोर्स, इसलिए ये ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा, मतलब कि जो बॉक्स है वो आगे मूव होगा, ठीक है। इन द सेंस अगर आपको मैं नॉर्मल चीज़ में बताने की ट्राई करूँ तो अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसकी साइज़ आप लोगों से ज़्यादा है, मतलब कि वजन वाली चीज़ है, मतलब कि बहुत मास है उसके अंदर, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली में उस सरफेस पर लग रहा है, मतलब कि कोई भी बॉक्स जो है वो नीचे की सरफेस, मतलब कि जो भी नीचे फ्लोर होगा उसकी सरफेस के साथ उसका अटैचमेंट होगा, ठीक है। उस सरफेस से आपको कुछ ज़्यादा फोर्स लगाना होगा क्योंकि उन दोनों के बीच में पहले से ही फोर्स तो प्रेजेंट है, राइट। आपको उसके ऑपोजिट में फोर्स लगाना होगा, राइट, जिसकी वजह से वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव आगे हो सकेगा, वरना वो मूवमेंट नहीं करेगा, राइट। तो लास्ट में आपको दिया गया है देयर इज एन अनबैलेंस फोर्स सो द बॉक्स स्टार्ट्स मूविंग, मतलब कि लास्ट जो बॉक्स है उसमें क्या है तो कि अनबैलेंस फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट कर रहा है, राइट। तो अगर इस पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया बाइसिकल, ठीक है। आप लोग बाइसिकल मतलब कि साइकिल जो होती है वो चलाते हो, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अब जब भी आप कोई भी बाइसिकल चला रहे हो तो आपको उसे आगे बढ़ाने के लिए आपको पेडलिंग करनी पड़ती है, मतलब कि पेडल जो होते हैं वो आपको लगाने पड़ते हैं, ठीक है। जब कभी भी आप बाइसाइकिल चला रहे हो और बीच में अगर पेडल लगाना छोड़ दो तो क्या होता है, कुछ टाइम तक वो जो बाइसिकल है वो आगे बढ़ेगी, थोड़े समय बाद वो जो भी बाइसिकल वो एक जगह पर स्टॉप हो जाएगी,
ठीक है, मतलब कि आपने जितना भी फोर्स लगाया था वो जब तक फोर्स खत्म नहीं होता तब तक वो साइकिल आगे बढ़ेगी। ठीक है, एक बार जब वो फोर्स कम हो जाएगा तो क्या होगा कि वो जो साइकिल है वो एक जगह पर स्टॉप हो जाएगी और आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आपको फिर से उस साइकिल को आगे बढ़ाना हो या फिर बाइसिकल को आगे बढ़ाना हो तो आपको क्या करना होगा, उस बाइसिकल को फिर से पेडलिंग लगाना होगा। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर भी एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, तो एक बार रीड करके समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। व्हाट हैपन्स व्हेन द राइड अ बाइसिकल, मतलब क्या होगा जब कभी भी कोई भी बाइसिकल चला रहा होगा। व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग द बाइसिकल बिगन्स टू स्लो डाउन, समझ में आया, मतलब कि जब भी आप पेडलिंग छोड़ दोगे तो क्या होगा, बाइसिकल स्लो डाउन हो जाएगी। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स, वो भी किससे होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि बाइसिकल के जो टायर्स होते हैं वो किसके अटैचमेंट में होते हैं, तो के रोड के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, राइट। इन ऑर्डर सॉरी दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब कि बाइसिकल जो होगी वो इस साइड जा रही है, मतलब कि आगे जा रही है, और जो रोड है वो कैसे जाएगा, पीछे। समझ, मतलब रोड तो उसी जगह पर है बट जो साइकिल है वो आगे बढ़ रही है, इसलिए क्या होगा, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, राइट। इन ऑर्डर टू कीप द बाइसिकल मूविंग वी हैव टू स्टार्ट पेडलिंग, मतलब कि अगर आपको फिर से बाइसिकल को आगे बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा, फिर से पेडलिंग लगाने होंगे। इट thus appears that an object maintains its motion under the कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस फॉर्म, मतलब कि इसके ऊपर से आपको पता चलता है कि कोई भी चीज़ अगर मोशन में होगी तो किसकी वजह से होगी, तो अनबैलेंस फोर्सेस के वजह से वो मूवमेंट में होगी। अदरवाइज कोई भी चीज़ पर अगर आप बैलेंस फोर्स लगाओगे तो वो चीज़ मोशन में नहीं रहेगी, कुछ टाइम बाद वो रेस्ट पर आ जाएगी, राइट। However, it is quite incorrect. An object moves with a uniform velocity when the force acting on an object are balanced and there is no net external force on it. मतलब कि इसमें आपको एक चीज़ दी गई है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूवमेंट कर रहा हो, राइट, यूनिफॉर्म मतलब कि सेम वेलोसिटी से अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो आपको उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको पता चलेगा कि वो बैलेंस फोर्सेस से चल रहे हैं, उसके ऊपर आप ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहे हो। ठीक है, बट एक चीज़ होगी कि उसके अंदर जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे वो इसके अंदर आपको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, वो कंटिन्यूसली सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ती जाएगी, राइट। इफ एन अनबैलेंस फोर्स इज applied on the object, right, there will be change either in its speed or in the direction of motion. but अगर आप जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगाते हो तो क्या होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी या तो स्पीड चेंज होगी या तो फिर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो वो दोनों चीज़ की वजह से आप लोग को पता चल सकता है कि इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। Thus, to accelerate the motion of an object, मतलब कि एक्सेलरेशन मतलब कि उसकी जो स्पीड है वो आपको बढ़ानी है, एंड अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मोशन में लाना हो तो आपको उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना होगा। एंड द चेंज इन इट्स स्पीड, या फिर क्या कर सकते हो आप उसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है उसमें आप चेंज ला सकते हो। वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज इट्स दिस अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड, वो कहाँ तक कंटिन्यू होगा, जब तक आप उस चीज़ के ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगाते रहोगे तब तक वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट करता रहेगा। एक बार आपने जो भी अनबैलेंस फोर्स था वो अगर लगाना छोड़ दिया तो क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ जाएगी। However, if this force is removed completely, मतलब कि ये जो आप फोर्स लगा रहे थे उससे आप लोगों ने completely रिमूव कर दिया, तो ऑब्जेक्ट will continue to move with the velocity it has acquired till then,
मतलब कि एक बार आपने फोर्स लगाना छोड़ दिया, मतलब कि आप बाइसिकल चला रहे थे, आप लोगों ने फोर्स लगाना छोड़ दिया, मतलब पेंडलिंग लगाना छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ी देर के लिए सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, कुछ टाइम बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी एंड उसके आगे जब वो बढ़ेगी तो क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट था वो एक जगह पर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इन द सेंस अगर आपको दूसरा एग्जांपल दूँ, जब भी आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको पता होगा, जब आप कोई भी बॉल को जितनी ज़्यादा ज़ोर से अगर आप उसे हिट करोगे तो क्या होगा, उतनी ही ज़्यादा स्पीड से वो बॉल आगे जाएगी और उतनी ही दूर जाएगी, राइट। बट ऐसा तो नहीं है कि वो आगे बढ़ती ही जाएगी, ऐसा तो नहीं है। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि वो जो बॉल होगा वो एक जगह पर रुक जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन या फिर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, आई होप सो। सो इस लेक्चर यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं हमारा लेक्चर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का जो सेकंड टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने आगे का जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने देखा है कि मोशन के मेनली 3 लॉस है, राइट। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मतलब कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके साथ रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज है या जो टर्म्स है वो देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल गैलीलियो, राइट, सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जिन्होंने मोशन के बारे में पढ़ा है या फिर समझा है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन था? तो गैलीलियो था। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, आप यहाँ पर ये डायग्राम्स देख सकते हो, A-B-C डायग्राम। ठीक है, और वही यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिखा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि ये वाला जो डायग्राम नंबर A है, वहाँ पर आप देख सकते हो कि एक मार्बल है। ठीक है, और वो जो मार्बल है वो कहाँ पर है? एट द अपर पोर्शन। ठीक है, मतलब कि ऊपर वाले पोर्शन पर एक मार्बल वहाँ पर रखी गई है। अगर आप उस मार्बल को ऊपर से नीचे छोड़ दो तो क्या होगा कि वो नीचे आएगी डायरेक्टली इस सरफेस पर। इस सरफेस पर आने के बाद वो मार्बल क्या करेगी, यहाँ पर जो दूसरा सरफेस है उसके ऊपर चढ़ने की ट्राई करेगी। ठीक है, बट होगा क्या कि जहाँ से ये मार्बल सिरकना शुरू किया है उसने, सामने वाला जो ये वाला डायग्राम है या फिर ये जो प्लेन है वहाँ पर वो उतनी डिस्टेंस पर आपको मार्बल देखने को नहीं मिले, मतलब कि उससे कम डिस्टेंस पर आपको वो मार्बल देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे आप ऊपर से नीचे कोई भी चीज़ आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, वो आपको पता है। बट अगर कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाए तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? ऑलवेज डिक्रीजेस। ठीक है, मतलब कि आपने जितनी वेलोसिटी से ऊपर से नीचे मार्बल को डाला है, राइट, उससे कम वेलोसिटी में ये क्या होगी? यहाँ से ऊपर चढ़ने की ट्राई करेगी। ठीक है, समझ में आया? देखो, तो यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर देखें तो ही ऑब्जर्व दैट व्हेन अ मार्बल रोल्स डाउन एंड इंक्लीड इन प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। समझ में आया? मतलब कि ये वाला जो था उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, डायग्राम नंबर A के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या लिखा गया है? एज द मार्बल रोल्स फ्रॉम अप टू डाउन, मतलब कि ऊपर से मार्बल अगर रोल डाउन होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, राइट। इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल लर्न दैट मार्बल्स फॉर अंडर द अनबैलेंस फोर्स, मतलब कि जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा उसके अंदर हम लोग देखेंगे। बट इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस व्हेन इट क्लाइंब अप एज शोन इन फिगर 9.5b, मतलब कि अब ये मार्बल जब नीचे से ऊपर
चढ़ने की ट्राई करेगी तो क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, राइट। अब फिगर 15.c मतलब कि ये वाला फिगर, उसके बारे में अगर हम बोले तो यहाँ पर क्या है, देखो अगर कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है और ये वाला देखो तो डायग्राम नंबर ए और बी, ठीक है, ये वाला जो प्लेन है, राइट, यहाँ से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है और इसका जो स्लोप है, ये वाले स्लोप जो है उसको आप अगर कम कर दो, मतलब कि ये जो स्लोप है उससे इस स्लोप को कम कर दो, तो क्या होगा कि ये जो मार्बल है वो इससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। समझ में आया? मतलब कि जैसे जैसे आप स्लोप का, मतलब कि जो स्लोप का जो एंगल है उससे आप कम करते जाओ, देखो ये वाला जो स्लोप है वो इससे कम है, मतलब कि ज़्यादा है, ठीक है, तो मार्बल बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगी, मतलब। और ये नेक्स्ट वाली जो ब्लू कलर की लाइन है वहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मार्बल है उससे ज़्यादा वो आगे गई है। ये वाला स्लोप देख सकते हो आप, ऑरेंज वाला स्लोप, वो इस डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक आगे गई है। समझ में आया? और अगर आप यहाँ पर कोई भी स्लोप रखो ही नहीं, मतलब कि कोई भी मार्बल आपने ऊपर से नीचे छोड़ी तो नीचे वो स्ट्रेट मोशन में अगर मूव कर रही है तो कहाँ तक मूव करेगी, जितनी उसके पास वेलोसिटी है उतनी ज़्यादा वो मूव करेगी और आगे बढ़ने की ट्राई करेगी, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी गई है, देखो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल Galileo argued that when the marble is released from left, it will roll down the slope and go up to the opposite side to the same height from which it is released. अब गैलीलियो ने क्या बोला कि सबसे पहले तो आप जितनी हाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे डालोगे उतनी ही हाइट तक वो सामने की ऑब्जेक्ट पर ऊपर जाएगा, बट वो इसका एजम्पशन रॉन्ग था। क्यों? क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, बट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। इफ द इंक्लिनेशंस ऑफ द प्लेन ऑन बोथ द साइड्स आर इक्वल देन द मार्बल विल क्लाइंब द सेम डिस्टेंस दैट इज कवर्ड व्हाइल रोलिंग डाउन। अगर आप ऐसा करो कि दोनों ये जो प्लेन है, दोनों प्लेन को अगर आप सेम रखो, सेम डिस्टेंस और सेम हाइट पर रखो, तो क्या होगा कि जब आप एक प्लेन से कोई भी मार्बल को छोड़ोगे नीचे तो वो क्या करेगी, सामने का जो दूसरा प्लेन है उसके ऊपर सेम डिस्टेंस पर वो जाकर रुकेगी, मतलब कि सेम डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। If the right hand side were ultimately made horizontal, the marble will continue to travel forever, trying to reach the same height that it was released from. अगर आप ऐसा करो कि राइट हैंड साइड, मतलब कि ये वाली साइड, राइट हैंड साइड पर अगर आप कोई भी प्लेन ना रखो और मार्बल को ऊपर से छोड़ोगे तो क्या होगा, वो ये जो मार्बल है वो सीधी लाइन में, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में बहुत ज़्यादा दूर तक वो ट्रैवल करेगी, राइट। समझ में आया आपको? क्यों? क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे आई थी मार्बल तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी, ज़्यादा वेलोसिटी हो गई थी, वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, इसलिए वो डिस्टेंस भी क्या कवर करेगी, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, राइट। तो द अनबैलेंस फोर्स ऑन द मार्बल इन दिस केस आर जीरो। मतलब क्या हुआ कि जो भी अनबैलेंस फोर्सेस इस मार्बल पर जो लग रहे हैं वो कैसे होगा, जीरो, अनबैलेंस फोर्सेस जीरो, राइट। इट thus suggests that an unbalanced force is required to change the motion of the marble. समझ में? मतलब कि जो भी आपको अनबैलेंस फोर्स की जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है वो क्यों पड़ती है, क्योंकि यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन अगर आपको चेंज करनी हो तो आपको जो अनबैलेंस फोर्स जो है वो कैसा होगा, आपको चाहिए होगा, राइट। But no net force is needed to sustain the uniform motion of the
मार्बल, मतलब कि आपको किसी भी तरह का यूनिफॉर्म मोशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू मूव द मार्बल फॉरवर्ड, मतलब कि मार्बल को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो आपको किसी भी तरह की यूनिफॉर्म मोशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन प्रैक्टिस सिचुएशन, मतलब अगर आप प्रैक्टिस करो, राइट, ये सब थियोरिटिकल था। अब अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो क्या होता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव अ ज़ीरो अनबैलेंस फोर्स, मतलब कि आपको अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर ज़ीरो अनबैलेंस फोर्स चाहिए तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, राइट। दिस इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, आप ये पढ़ चुके हो फ्रिक्शनल फोर्स, राइट, एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो किस तरह लगता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये आपको चीज़ याद रखनी है कि कोई भी फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है वो कैसे लगता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट। Thus in practice the marble stops after traveling some distance, इसलिए तो क्या होता है कि कोई भी मार्बल जो है वो थोड़े डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगी, उसके बाद क्या हो जाएगा कि वो स्टॉप हो जाएगी। मतलब कि आप अगर कोई भी क्रिकेट का बॉल है उसे अगर आप बैट से मारो, राइट, आपने जितनी वेलोसिटी से उसे मारा होगा वो उतनी दूर तक जाएगा, बट कुछ टाइम बाद वो एक जगह पर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब Thus in practice the marble stops after traveling some distance, वो आपको पता चल गया। The effect of frictional force may be minimized, मतलब कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स जो है उसे आप कम कर सकते हो। अगर आप कोई से भी ऑब्जेक्ट का जो भी फ्रिक्शन फोर्स होता है उसे अगर आप कम कर दो तो क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब कि जो नॉर्मल डिस्टेंस वो कवर करने वाला है उससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर कर सकता है। कैसे? बाय यूजिंग अ स्मूथ मार्बल, मतलब कि जो आप मार्बल यूज़ कर रहे हो वो स्मूथ यूज़ करो, राइट, एंड द स्मूथ प्लेन, एंड जो प्लेन यूज़ कर रहे हो वो भी कैसा यूज़ करो, स्मूथ प्लेन यूज़ करो, एंड प्रोवाइडिंग अ ल्यूब्रिकेंट ऑन टॉप ऑफ द प्लेन्स, और कोई भी प्लेन जो है उसके ऊपर अगर आप कोई भी ल्यूब्रिकेंट्स या फिर ले सकते हो, आप ऑयल ले सकते हो, राइट, या फिर कोई भी डीजल ले सकते हो, मतलब कि कोई भी अगर ल्यूब्रिकेंट्स का अगर आप यूज़ करो, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि ये जो भी फ्रिक्शन फोर्स जो है उसे आप एक हद तक कम कर सकते हो, जिसकी वजह से ये जो भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, न्यूटन्स फर्दर स्टडीड गैलीलियो आइडिया, मतलब क्या हुआ, अब गैलीलियो ने तो ये सब बोल दिया, बट अब क्या हुआ कि न्यूटन आया। न्यूटन ने क्या किया कि ये जो भी गैलीलियो के आइडियाज थे उसे ऑन फोर्स एंड मोशन, ठीक है, गैलीलियो ने आइडिया किसके ऊपर थे, फोर्स एंड लो मोशन के ऊपर, ठीक है। तो न्यूटन ने वो स्टडी किया फिर से एंड प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल लॉज टू गवर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब क्या हुआ, गैलीलियो का काम था बट न्यूटन ने क्या किया उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है। तो नाम क्या हो गया, न्यूटन का हो गया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी वर्क किया था वो किसने किया था, गैलीलियो ने, राइट। दिस 3 लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और इन तीनों लॉज को आप क्या बोल सकते हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो अब जो हम देखेंगे वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डेफिनेशन आपको दी गई है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्टेट लाइट अनलेस कंप्लीटेड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स, मतलब कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रहा है या फिर यूनिफॉर्म मोशन से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है आगे, ठीक है, तो कब तक मूव करेगा, जब तक उसकी वेलोसिटी ऑफ मोशन चालू है तब तक वो आगे मूव करेगा, राइट।
बट अगर आप उसके ऊपर कोई भी अगर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगा, या फिर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है और उसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाओ तो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट करेगा, राइट। तो ये जो है उसे आप दूसरा भी नाम बोल सकते हो, इसे हम बोलते हैं इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है वो मैं आपको पहले समझाने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। हम एक वीडियो देखेंगे जिसके ऊपर से आपको इनर्शिया जो है वो क्लियर कट आइडिया आपको आ जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। First law of motion. In our everyday life, we observe that effort is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object. Have you ever wondered if a ball kicked on the ground would keep moving forever, or after some time would naturally stop moving? The ball will continue to move unless an object of force stops it. Here comes Newton's first law, which states a body continues to be in its state of rest or of uniform motion unless acted upon by an unbalanced external force. To understand Newton's first law, you need to understand what unbalanced force is. If you have seen a game of tug of war, you would have seen two teams pulling a rope in opposite directions. If the rope doesn't move, the forces applied by the teams are balanced forces as they are of equal magnitude in opposite direction. If one of the team applies greater force, it pulls the other team and the rope towards their side. In this case, the forces are unbalanced as the two forces are of unequal magnitudes in the opposite directions. If one of the team lets go of the rope, the opposite team falls backwards. This tendency to fall backwards despite letting go of the rope is due to inertia. That is, if an object is at rest, it tends to remain at rest, and if it is in motion, it tends to stay in motion. This property of an object is called its inertia. Inertia can be classified into three categories: inertia of rest, inertia of direction, inertia of motion. Certain experiences that we have while traveling in a bus can be explained on the basis of the law of inertia. When a passenger is standing in a stationary bus that suddenly moves, the movement pushes the passenger backward. Why does this happen? This is due to the inertia of rest experienced by the passenger in the upper part of his body. The body is at rest when the bus is at rest. When the bus starts, all of a sudden, the lower part of the body is in contact with the vehicle that started moving, whereas the upper part of the body continues to be at rest because of the inertia of rest. Inertia of rest is the tendency of a body to resist any change in its state of rest. What happens when a fast-moving bus negotiates a right-hand curve on the road? The passengers will tilt to the left. Inertia of direction is the tendency of a body to oppose any change in the direction of its motion. With the application of sharp brakes, the bus stops all of a sudden and the passengers tend to fall forward. This is due to inertia of motion experienced by the upper part of the body. When the bus is moving, the whole body of the passenger is in a state of motion. A sudden halt caused by the lower part of the passenger's body that is in contact with the bus comes to rest. However, the upper portion of the body remains in the state of motion due to the inertia of motion, causing the passenger to fall forward when the bus stops suddenly. Inertia of motion is a tendency of a body to resist a change in its state of uniform motion. Thus, Newton's first law is also called the law of inertia. Well, now this law should make sense. Do you understand why a ball on the ground after being kicked does not keep moving forever? The ball stops after some time due to the unbalanced external force applied by the ground in the opposite direction. Things to remember. Newton's first law of motion states that a body continues to be in its state of rest or of uniform motion unless acted upon by an unbalanced external force.
Two unequal, oppositely exerted forces are called unbalanced forces. Newton's first law is also known as the law of inertia. The tendency of an object to continue its state of rest or of uniform motion in a straight line is called inertia. The three types of inertia are inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. ओके, तो आप लोगों ने जो वीडियो के अंदर देखा इनर्शिया क्या है वो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहने की ट्राई करेगा, या फिर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से आगे बढ़ रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन से आगे बढ़ने की ही ट्राई करेगा, राइट। कब तक? जब तक आप उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करो तब तक। अगर आप एक बार एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करोगे तो वो उसकी डायरेक्शन या फिर उसके मोशन में चेंजेस करेगा। आगे देखते हैं। इन अदर वर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, मतलब कि सभी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसका जो भी स्टेट ऑफ मोशन होता है वो चेंज होता रहता है इन अ क्वालिटेटिव वे, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। समझ में आया? मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट है और वो एक रेस्ट पोजीशन पर ही रह रहा है, ठीक है। और कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, या फिर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है तो उससे हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया, राइट। वो आप लोगों ने देखा। दिस इज वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसलिए तो आप जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसे आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब आई थिंक सो कि आप लोगों को इनर्शिया क्या है एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है वो आपको क्लियर कट आइडिया आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। Certain experiments that we come across while traveling in a motor car can be explained on the basis of law of inertia। ये चीज़ मैंने आपको बताई है वीडियो के अंदर। मतलब कि अगर आप कोई भी मोटर कार है उसके अंदर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे आप मोटर कार पर एक्सेलरेशन ज़्यादा दोगे, मतलब कि उसकी स्पीड जैसे आप बढ़ाओगे तो क्या होगा कि आपको पीछे की साइड धक्का लगेगा। आपकी कार आगे मूव कर रही होगी बट आप लोगों को पीछे की साइड आपको धक्का लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? इनर्शिया हुआ। फिर अगर आप कार को एक स्पीड में अगर आप टर्न कराओ, राइट, मतलब कि अगर कोई भी एक टर्न आया है और आप क्या करोगे, उस कार को अगर आप टर्न कराओगे तो क्या होगा कि आप जिस डायरेक्शन में आपने मूव किया है उस डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप मूव होगे। मतलब कि ये कार है, ठीक है, इसने लेफ्ट हैंड साइड टर्न लिया है तो जो भी ड्राइवर जो होगा या फिर जो भी इंसान उस मोटर कार के अंदर बैठा हुआ होगा वो किस तरफ मूव करेगा? राइट हैंड साइड पर, ठीक है। ये भी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ होगा। देन अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर एक आपको दूसरा एग्जाम्पल भी दिया गया है कि अगर आप कोई भी ड्राइवर जो है वो स्पीड में अगर ब्रेक लगा दे किसी भी कार को तो क्या होता है? आप लोग बहुत ज़्यादा आगे मूव करते हो। मतलब कि कार तो स्टॉप हो चुकी है बट आप कैसे होगे? आप आगे मूव होगे और आगे आपको इंजरी भी हो सकता है। मगर मतलब कि अगर आप सडनली किसी भी मोटर कार में अगर आप ब्रेक लगाओ तो क्या हो सकता है? आपको इंजरी भी हो सकती है, क्योंकि आप आगे मूव करोगे तो आगे का जो भी एरिया होगा उस पर आपको लग सकता है और आप इंजर्ड हो सकते हो, ठीक है। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है और यहाँ पर भी आपको वही चीज़ दी गई है। इसलिए तो जब भी आप कोई भी कार मूव कर रहे हो तो आपको सेफ्टी बेल्ट्स लगा लेने चाहिए। सेफ्टी बेल्ट से क्या होगा कि आपको जो भी आपको फॉरवर्ड मूवमेंट होती है उसको वो स्लो डाउन करके आपको बचा सकता है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है आपको। आप लोगों ने कैरम तो खेला ही होगा, ठीक है, कैरम बोर्ड।
तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर आप लोग के पास अगर आप कैरम खेल रहे हो तो क्या करो, आप एक पाइल्स में सब जो कॉइन्स होते हैं उसको एक पाइल में मतलब कि एक थप्पी कर दो, एक साथ एक के ऊपर एक ऐसे रख दो सब कॉइन्स को, और एक नीचे से दूसरा जो कॉइन होता है किंग, राइट, उसको अगर आप मारो तो क्या होगा कि नीचे से एक ही कॉइन वहाँ से अलग होगा, मतलब कि सब कॉइन्स अलग नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जो भी फोर्स लगाया है वो किसी भी एक ही पोर्शन पर फोर्स लगा है, इसलिए, राइट। बट अगर आप ये जो भी कॉइन्स है उसको अगर आप एक के ऊपर एक ना रखो बट सबको अलग अलग पोजीशन में रख दो और फिर अगर आप कॉइन को मारोगे तो क्या होगा, उसका फोर्स सभी कॉइन्स को लगेगा। समझ में आए? तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दी गई, मतलब कि इसके ऊपर से भी आप इनर्शिया समझ सकते हो। उसके बाद एक दूसरी एक्टिविटी है यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कोई भी एक ग्लास है, राइट, ग्लास के ऊपर आप कोई भी एक कार्ड रख दो, पेपर कार्ड रख दो, कार्ड के ऊपर एक 5 रुपीज़ का कॉइन रख दो, ठीक है। और जब भी आप कार्ड को बहुत ज़ोर से, बहुत ज़्यादा फोर्स से अगर आप उसे मारोगे तो क्या होगा कि जो कार्ड है वो वहाँ से निकल जाएगा और जो कॉइन है वो क्या होगा, तो इस ग्लास के अंदर वो रह जाएगा। समझ में आया? तो ये भी सब क्या है, इनर्शिया के बारे में। और यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है मतलब कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आप लोगों को ये पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर कट आइडिया आ चुका होगा। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम इनर्शिया एंड मास दोनों को कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, राइट। तो अभी के लिए थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का जो सेकंड टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने आगे का जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने देखा है कि मोशन के मेनली 3 लॉस है, राइट। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मतलब कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके साथ रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज है या जो टर्म्स है वो देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है फर्स्ट ऑफ ऑल गैलीलियो, राइट, सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जिन्होंने मोशन के बारे में पढ़ा है या फिर समझा है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन था, तो गैलीलियो था, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, आप यहाँ पर ये डायग्राम्स देख सकते हो, A, B and C डायग्राम, ठीक है, और वही यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिखा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि ये वाला जो डायग्राम नंबर A है वहाँ पर आप देख सकते हो कि एक मार्बल है, ठीक है, और वो जो मार्बल है वो कहाँ पर है, एट द अपर पोर्शन, ठीक है, मतलब कि ऊपर वाले पोर्शन पर एक मार्बल वहाँ पर रखी गई है। अगर आप उस मार्बल को ऊपर से नीचे छोड़ दो तो क्या होगा कि वो नीचे आएगी डायरेक्टली इस सरफेस पर। इस सरफेस पर आने के बाद वो मार्बल क्या करेगी, यहाँ पर जो दूसरा सरफेस है उसके ऊपर चढ़ने की ट्राई करेगी, ठीक है। बट होगा क्या कि जहाँ से ये मार्बल सिरकना शुरू किया है उसने, सामने वाला जो ये वाला डायग्राम है या फिर ये जो प्लेन है वहाँ पर वो उतनी डिस्टेंस पर आपको मार्बल देखने को नहीं मिले, मतलब कि उससे कम डिस्टेंस पर आपको वो मार्बल देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखो जैसे आप ऊपर से नीचे कोई भी चीज़ आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, वो आपको पता है। बट अगर कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाए तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ऑलवेज डिक्रीजेस, ठीक है। मतलब कि आपने जितनी वेलोसिटी से ऊपर से नीचे मार्बल को डाला है, राइट, उससे कम वेलोसिटी में ये क्या होगी, यहाँ से ऊपर चढ़ने की ट्राई करेगी, ठीक है, समझ में आया। देखो तो यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर देखें तो ही ऑब्जर्व दैट व्हेन अ मार्बल रोल्स डाउन एंड इंक्लाइंड इन प्लेन
इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। समझ में आया? मतलब कि ये वाला जो था उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है डायग्राम नंबर ए के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या लिखा गया है, एज द मार्बल रोल्स फ्रॉम अप टू डाउन, मतलब कि ऊपर से मार्बल अगर रोल डाउन होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल लर्न दैट मार्बल्स फॉर अंडर द अनबैलेंस फोर्स, मतलब कि जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा उसके अंदर हम लोग देखेंगे। बट इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस व्हेन इट क्लाइंब अप एज शोन इन फिगर 9.5b, मतलब कि अब ये मार्बल जब नीचे से ऊपर चढ़ने की ट्राई करेगी तो क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, राइट। अब फिगर 15.c, मतलब कि ये वाला फिगर, उसके बारे में अगर हम बोले तो यहाँ पर क्या है, देखो अगर कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है और ये वाला देखो तो डायग्राम नंबर ए और बी, ठीक है, ये वाला जो प्लेन है, राइट, यहाँ से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है और इसका जो स्लोप है, ये वाले स्लोप जो है उसको आप अगर कम कर दो, मतलब कि ये जो स्लोप है उससे इस स्लोप को कम कर दो, तो क्या होगा कि ये जो मार्बल है वो इससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। समझ में आया? मतलब कि जैसे जैसे आप स्लोप का, मतलब कि जो स्लोप का जो एंगल है उससे आप कम करते जाओ, देखो ये वाला जो स्लोप है वो इससे कम है, मतलब कि ज़्यादा है, ठीक है, तो मार्बल बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगी, मतलब। और ये नेक्स्ट वाली जो ब्लू कलर की लाइन है वहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मार्बल है उससे ज़्यादा वो आगे गई है। ये वाला स्लोप देख सकते हो आप, ऑरेंज वाला स्लोप, वो इस डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक आगे गई है। समझ में आया? और अगर आप यहाँ पर कोई भी स्लोप रखो ही नहीं, मतलब कि कोई भी मार्बल आपने ऊपर से नीचे छोड़ी तो नीचे वो स्ट्रेट मोशन में अगर मूव कर रही है तो कहाँ तक मूव करेगी, जितनी उसके पास वेलोसिटी है उतनी ज़्यादा वो मूव करेगी और आगे बढ़ने की ट्राई करेगी, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी गई है, देखो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल Galileo argued that when the marble is released from left, it will roll down the slope and go up to the opposite side to the same height from which it is released. अब गैलीलियो ने क्या बोला कि सबसे पहले तो आप जितनी हाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे डालोगे उतनी ही हाइट तक वो सामने की ऑब्जेक्ट पर ऊपर जाएगा, बट वो इसका एजम्पशन रॉन्ग था। क्यों? क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, बट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। इफ द इंक्लिनेशंस ऑफ द प्लेन ऑन बोथ द साइड्स आर इक्वल देन द मार्बल विल क्लाइंब द सेम डिस्टेंस दैट इज कवर्ड व्हाइल रोलिंग डाउन। अगर आप ऐसा करो कि दोनों ये जो प्लेन है, दोनों प्लेन को अगर आप सेम रखो, सेम डिस्टेंस और सेम हाइट पर रखो, तो क्या होगा कि जब आप एक प्लेन से कोई भी मार्बल को छोड़ोगे नीचे तो वो क्या करेगी, सामने का जो दूसरा प्लेन है उसके ऊपर सेम डिस्टेंस पर वो जाकर रुकेगी, मतलब कि सेम डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। If the right hand side were ultimately made horizontal, the marble will continue to travel forever trying to reach the same height that it was released from. अगर आप ऐसा करो कि राइट हैंड साइड, मतलब कि ये वाली साइड, राइट हैंड साइड पर अगर आप कोई भी प्लेन ना रखो और मार्बल को ऊपर से छोड़ोगे तो क्या होगा, वो ये जो मार्बल है वो सीधी लाइन में, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में बहुत ज़्यादा दूर तक वो ट्रैवल करेगी, राइट। समझ में आया आपको? क्यों? क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे आई थी मार्बल तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी, ज़्यादा वेलोसिटी हो गई थी, वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, इसलिए वो डिस्टेंस भी क्या कवर करेगी, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, राइट। तो द अनबैलेंस फोर्स ऑन द मार्बल इन दिस केस आर जीरो, मतलब क्या हुआ कि जो भी अनबैलेंस फोर्सेस इस मार्बल पर जो लग रहे हैं वो कैसे हो गया, ज़ीरो, अनबैलेंस फोर्सेस ज़ीरो, राइट।
It thus suggests that an unbalanced force is required to change the motion of the marble. समझ में, मतलब कि जो भी आपको अनबैलेंस्ड फोर्स की जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है वो क्यों पड़ती है, क्योंकि यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन अगर आपको चेंज करनी हो तो आपको जो अनबैलेंस फोर्स जो है वो कैसा होगा, आपको चाहिए होगा, राइट। बट नो नेट फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मार्बल। मतलब कि आपको किसी भी तरह का यूनिफॉर्म मोशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू मूव द मार्बल फॉरवर्ड। मतलब कि मार्बल को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो आपको किसी भी तरह की यूनिफॉर्म मोशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन प्रैक्टिस सिचुएशन, मतलब अगर आप प्रैक्टिस करो, राइट, ये सब थियोरिटिकल था। अब अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो क्या होता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव अ ज़ीरो अनबैलेंस फोर्स। मतलब कि आपको अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर ज़ीरो अनबैलेंस फोर्स चाहिए तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, राइट। दिस इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। आप ये पढ़ चुके हो फ्रिक्शनल फोर्स, राइट, एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो किस तरह लगता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये आपको चीज़ याद रखनी है कि कोई भी फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है वो कैसे लगता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट। Thus in practice the marble stops after traveling some distance. इसलिए तो क्या होता है कि कोई भी मार्बल जो है वो थोड़े डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगी, उसके बाद क्या हो जाएगा कि वो स्टॉप हो जाएगी। मतलब कि आप अगर कोई भी क्रिकेट का बॉल है उसे अगर आप बैट से मारो, राइट, आपने जितनी वेलोसिटी से उसे मारा होगा वो उतनी दूर तक जाएगा, बट कुछ टाइम बाद वो एक जगह पर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब Thus in practice the marble stops after traveling some distance। वो आपको पता चल गया। The effect of frictional force may be minimized। मतलब कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स जो है उसे आप कम कर सकते हो अगर आप कोई से भी ऑब्जेक्ट का जो भी फ्रिक्शन फोर्स होता है उसे अगर आप कम कर दो तो क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब कि जो नॉर्मल डिस्टेंस वो कवर करने वाला है उससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर कर सकता है। कैसे? बाय यूजिंग अ स्मूथ मार्बल। मतलब कि जो आप मार्बल यूज़ कर रहे हो वो स्मूथ यूज़ करो, राइट, एंड द स्मूथ प्लेन। एंड जो प्लेन यूज़ कर रहे हो वो भी कैसा यूज़ करो, स्मूथ प्लेन यूज़ करो। एंड प्रोवाइडिंग अ ल्यूब्रिकेंट ऑन टॉप ऑफ द प्लेन्स। और कोई भी प्लेन जो है उसके ऊपर अगर आप कोई भी ल्यूब्रिकेंट्स या फिर ले सकते हो, आप ऑयल ले सकते हो, राइट, या फिर कोई भी डीजल ले सकते हो। मतलब कि कोई भी अगर ल्यूब्रिकेंट्स का अगर आप यूज़ करो, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि ये जो भी फ्रिक्शन फोर्स जो है उसे आप एक हद तक कम कर सकते हो, जिसकी वजह से ये जो भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। न्यूटन्स फर्दर स्टडीड गैलीलियो आइडिया। मतलब क्या हुआ, अब गैलीलियो ने तो ये सब बोल दिया, बट अब क्या हुआ कि न्यूटन आया। न्यूटन ने क्या किया कि ये जो भी गैलीलियोस के आइडियाज़ थे उसे ऑन फोर्स एंड मोशन, ठीक है, गैलीलियो ने आइडिया किसके ऊपर थे, फोर्स एंड लो मोशन के ऊपर, ठीक है। तो न्यूटन ने वो स्टडी किया फिर से एंड प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल लॉज टू गवर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ, गैलीलियो का काम था बट न्यूटन ने क्या किया उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है। तो नाम क्या हो गया, न्यूटन का हो गया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी वर्क किया था वो किसने किया था, गैलीलियो ने, राइट। दिस 3 लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और इन तीनों लॉज को आप क्या बोल सकते हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो अब जो हम देखेंगे वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डेफिनेशन आपको दी गई है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में।